सा हैं लाखों कलहू रक्षा रक्षा। अब इन पन्नों की जीनत है मीरास की खेती का सोना। जो इन नस्लों के हाथ लगा वो उन नस्लों का तोहफा है जो छूट गईं पर जिंदा हैं। तारीख के पन्ने फिर पलटो, फिर याद करो हर कुर्बानी। मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ। मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ। आजादी की मुनज्जम तहरीक सन 1857 में शुरू हुई। सन 1857 में आज़ादी की पहली जंग लड़ी गई और फिर अगले 90 साल तक हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जद्दोजहद एक तवील रास्ते से गुजरती रही। एक ऐसा रास्ता जिस पर लामुतनाही कुर्बानियां दी गईं। एक ऐसा रास्ता जिसमें कुर्बानियां थमती हुई दिखाई नहीं देती। न जाने कितनों ने जेल काटी, जिंदगी कुर्बान की और हर चीज दांव पर लगा दी। इस लड़ाई में अलग अलग नजरियात रखने वालों ने अपने अपने तरीकों से हिंदुस्तान को आजाद कराने की कोशिश की। इस तहरीक में वो भी शामिल थे जिनका मकसद इश्तराकियत था, जो एक बड़ा ख्वाब देखते थे, आलमगीर ख्वाब। हिंदुस्तान की आज़ादी उनके लिए इस बड़े ख्वाब का हिस्सा थी, जो इंसानियत की हर जुल्म, हर तशद्दुद से निजात चाहते थे। उनके लिए अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान से निकल जाना, हिंदुस्तान को आज़ादी मिलना बस पहला पड़ाव था। उन्हें मालूम था कि एक ऐसा समाज बनाना जिसमें इंसान इंसान बराबर हो, मुश्किल और लंबे रास्ते का हामिल था। और इन्हीं में थे काका बाबू, कॉमरेड मुजफ्फर अहमद, जो आमतौर पर काका बाबू के नाम से जाने जाते थे। इश्तराकियत के हामी थे। वो मार्क्सी नज़रियात को अवाम तक पहुंचाने के लिए जिंदगी भर कोशिशें करते रहे। एक ऐसे समाज की तश्कील जो मार्क्सी नज़रियात पर मुनहसिर हो, उनका मकसद हयात था। मुजफ्फर अहमद 5 अगस्त 1889 को संद्वीप में जिला नौखाली के गांव मूसापुर में एक गरीब खानदान में पैदा हुए। मुजफ्फर अहमद की उम्र 6 बरस की थी जब उनके वालिद मंसूर अली का इंतकाल हो गया। उनकी वालिदा चूना बीबी और बड़े भाइयों ने उन्हें पाला पोसा। शुरू से ही पढ़ने में दिलचस्पी होने की वजह से उनको गांव के छोटे से मदरसे में भेज दिया गया, जहां उन्होंने फारसी और अरबी पढ़ी। घर की माली हालत कमजोर थी। बड़े भाई मौलवी मकबूल अहमद जितना पैसा भेजते थे उससे सिर्फ घर ही चल पाता था। जिस स्कूल में वो अंग्रेजी की तालीम ले रहे थे उसकी थोड़ी सी फीस देने के पैसे घर में नहीं थे और मुजफ्फर अहमद को स्कूल छोड़ना पड़ा। उन्होंने कई बार अपनी वालिदा से कहा कि उन्हें आगे पढ़ने के लिए शहर या बड़े भाई के पास भेज दिया जाए, पर उनकी वालिदा उन्हें टालती रही। एक दिन खामोशी से वो घर छोड़कर भाग गए। सारा खानदान उन्हें ढूंढता रहा। पूरा 1 साल गुजर गया मगर कुछ पता नहीं चला कि मुजफ्फर कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, आप सबकी छुट्टी। आओ बैठा।
यहाँ क्या कर रहे हो? सारे शहर में ढूंढ ढूंढ के तुम्हें हम पागल हो गए हैं। पता भी है अम्मी जान ने रो रो कर अपना क्या हाल किया है। हमसे गलती हो गई भाईजान। हमने नहीं सोचा था कि अम्मी जान परेशान हो जाएंगी। हम तो आगे पढ़ने के लिए निकले थे। चलो अब घर चलें या अभी भी इरादा नहीं है? देखो मियाँ, घर तो चलना ही है। आप जाइए हेडमास्टर साहब और बाकी उस्तादों से कह दीजिए कि आप घर वापस जा रहे हैं। बाकी बातें हम रास्ते में करेंगे। भाईजान, हमें आगे पढ़ना है। हम अपना खर्चा खुद चला लेंगे। आपसे एक टका तक नहीं लेंगे। बस आप हमारा दाखिला शहर में करवा दीजिए। ठीक है, हम आपका दाखिला करवा देते हैं। आप पढ़िए और आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने अम्मी जान से बोल दिया है, आपका खर्चा आपके पास पहुंच जाएगा। जी भाईजान। 1906 में मुजफ्फर अहमद को संदीप कारगिल स्कूल में दाखिल करा दिया गया। 4 साल तक वो इस मदरसे में पढ़ते रहे। वो बाकी बच्चों से बहुत बड़े थे, मगर काका बाबू के अल्फाज में उन्हें यहाँ इसलिए बर्दाश्त कर लिया गया कि वो बहुत अच्छी बंगला जानते थे। 1910 में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और वहाँ से वो नवाखली चले गए, जहाँ उन्होंने 1913 में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। नवाखली से मुजफ्फर अहमद हुगली आए, कॉलेज में दाखिला लिया। इंटरमीडिएट का इम्तिहान देने से पहले बीमार पड़ गए। 1 साल बर्बाद हुआ। कॉलेज में रहने की वजह से घर आना जाना कम होता चला गया। घर वालों को लगा लड़का हाथ से निकला जा रहा है। मशवरा हुआ मुजफ्फर अहमद की शादी कर दी जाए और उनकी शादी कर भी दी गई। शादी की जिम्मेदारियां आई तो उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग में प्रेस में नौकरी हासिल कर ली। वो शुरू से ही मुसन्निफ बनना चाहते थे। राइटर्स बिल्डिंग में नौकरी की वजह से उन्हें मौका मिला कि उस जमाने के बड़े बड़े मुसन्निफों से मुलाकात हो, और यहीं से शुरुआत हुई उस काम की जिसका पहला कदम था बंगा मुस्लिम सोसाइटी को जिला देना। वो सोसाइटी तकरीबन मर चुकी थी। उसमें जान डाली मुजफ्फर अहमद ने। सोसाइटी में जान डालने के लिए उन्होंने बंगा मुस्लिम पत्रिका निकाली, मगर जल्द ही ये नौकरी छोड़ दी। गवर्नमेंट प्रेस में नौकरी की और 1 साल में वो भी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनकी सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी थीं। ट्रांसलेटर की नौकरी उनकी जिंदगी की आखिरी नौकरी थी। अब हमें ये पत्रिका नौजवानों को सौंप देना चाहिए। भाई, देश में जो आजादी की लहर चली हुई है, जिसमें ये नौजवान इतने जोश से शामिल हो रहे हैं, उनको अब मौका नहीं देंगे तो कब देंगे? बिल्कुल सही बात। मैं भी कब से नौजवानों से कह रहा हूं, अब हमारे रिटायर होने का वक्त, अब तो हमें जाने दो। तो क्यों ना सालाना मीटिंग में ये फैसला ले लेना चाहिए कि नौजवानी समिति संभाले और हम बुजुर्ग उन्हें सलाह वगैरह दें, अगर ये मुनासिब समझे तो। क्यों मुजफ्फर साहब, आपकी क्या राय है? जैसा आप सब मुनासिब समझो, पर आप सबके बिना समिति कैसे चल पाएगी? जैसे जिंदा हुई थी मुजफ्फर मियाँ, अरे हम तो उसे कब से बंद कर चुके थे। अगर आप ना होते तो ये दफ्तर न होता, ना पत्रिका निकलती। आज हमारी समिति को सब लोग जानते हैं। हमारी पत्रिका पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रही है और ये सब आप लोगों की मेहनत का फल है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सन 1918 में उन्हें बंगीय मुसलमान साहित्य समिति का असिस्टेंट सेक्रेटरी बना दिया गया। उन्होंने समिति का काम तो किया ही, साथ ही सियासी सरगर्मियों में भी शरीक होने लगे। सन 1920 में उन्हें बंगाल प्रोविंशियल खिलाफत कमेटी का मेंबर चुन लिया गया, पर उन्होंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया। हाँ,
कमेटी की मीटिंगों में उन्होंने बाकायदगी से हिस्सा लिया। इसी दौरान अंग्रेजी सरकार ने 49वें बंगाली रेजिमेंट को खत्म करने का फैसला ले लिया। 21 या 22 बरस का एक नौजवान क्वार्टर मास्टर हवलदार, जिसको अदब से शगफ था और जो मुजफ्फर अहमद की अदबी सरगर्मियों का मद्दाह था, फौज से फारिग होते ही मुजफ्फर अहमद के पास कलकत्ता आ गया। 12 जुलाई 1920 से दोनों ने मिलकर नबाजुग नाम का रोजनामा निकालना शुरू किया और उस नौजवान की पहली नज़में नबाजुग में ही छपी। ये वही नौजवान था जिसे आने वाले बरसों में हिंदुस्तान और सारी दुनिया ने काजी नजरुल इस्लाम के नाम से जाना। नबाजुग में मुजफ्फर अहमद कामगारों की तकलीफों के बारे में हर रोज लिखते थे। 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का क़याम हुआ। मुजफ्फर अहमद का राब्ता आलमी कम्युनिस्ट तहरीक से हुआ और उन्होंने बैरूनी ममालिक से बड़ी तादाद में कम्युनिस्ट फलसफे के बारे में किताबें और दस्तावेज मंगवाए। इन दस्तावेजों और किताबों की बदौलत ही हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले 15 मई सन 1922 को द वैंगार्ड ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस शाया किया। मुल्क के बाहर हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के मुनज़्ज़म होने के बाद हिंदुस्तान के 4 बड़े शहरों कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर और मद्रास में सीपीआई की इकाइयां कायम हुई। कलकत्ता में 1922 के आखिरी दिनों में मुजफ्फर अहमद ने कॉमरेड अब्दुल हलीम के साथ मिलकर हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद डाली। दिलचस्प बात यह है कि इन 4 शहरों में कायम होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की इकाइयों को कायम करने वाले एक दूसरे से नावाकिफ थे और इन इकाइयों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक भी नहीं था। ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई तो इंटरनेशनल के लोगों के साथ मुजफ्फर अहमद साहब का कांटेक्ट हुआ और उन्होंने यहाँ कलकत्ते में कम्युनिस्ट पार्टी का काम शुरू किया। तो कलकत्ते में मुजफ्फर अहमद साहब थे, साउथ इंडिया में अमीर हैदर खान थे, बम्बई में डांगे घाटे, बीटी रंधीवे, शौकत उस्मानी ये लोग थे, लाहौर में दादा फिरोजुद्दीन मंसूर ये थे। इन्हीं लोगों ने सब बनाई। फिर बम्बई में कम्युनिस्ट पार्टी की पहली कांग्रेस हुई। पहली कांग्रेस कब हुई ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन दूसरी कांग्रेस हुई थी कलकत्ते में 1948 में मोहम्मद अली पार्क में। उसमें से बाकायदा तंजीम ऑल इंडिया के लिए बनाई गई और यहीं से सैयद सज्जाद ज़हीर को पाकिस्तान भेजा गया। उसके बाद मुजफ्फर अहमद साहब ने यहाँ नेशनल बुक एजेंसी खोली, जनशक्ति प्रेस बैठाया किताबें छापने के लिए और ट्रेड यूनियन का काम, किसानों का काम ये शुरू किया। 4 मुख्तलिफ मकामात पर बनी हुई ये पार्टियां अलग अलग लोगों ने बनाई। ये लोग अलग ज़रूर थे, लेकिन इनकी सियासत, इनका नज़रिया हयात एक जैसा था। एक ख़ास बात यह भी थी कि ये लोग कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से ताल्लुक़ रखते थे और यही ताल्लुक़ इनके बाहमी ताल्लुक़ में तब्दील होता चला गया। अपने अपने तरीक़ों से चारों इश्तराकी समाज कायम करने की जद्दोजहद में जुटे हुए थे। कॉमरेड मुजफ्फर अहमद ने कलकत्ता में मेहनत कशों और मजदूरों की तहरीकों में हिस्सा लेना तो शुरू किया ही, लेकिन साथ ही ट्रेड यूनियन कांग्रेस में भी शामिल हो गए। अंग्रेज़ों को मुखबिरों से ये खबर मिल चुकी थी कि हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की तश्कील हो गई है, जिनका ताल्लुक़ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और कम्युनिस्ट नज़रिए हयात से ब्रिटिश साम्राज्य हिंदुस्तानियों को दूर रखना चाहता था। अब अंग्रेज़ी हुकूमत के पास वो फहरिस्त मौजूद थी जिसमें नाम दर्ज थे कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स के। जल्दी ही यानी 1924 में कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें शामिल थे कॉमरेड मुजफ्फर अहमद, कॉमरेड डांगे और कॉमरेड शौकत उस्मानी। कॉमरेड मुजफ्फर अहमद को
4 साल कैद बामशक्कत पे ली, मगर जल्दी ही यानी 1 साल के अंदर उन्हें टीबी की वजह से रिहा कर दिया गया। मज़े की बात यह है कि कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में पैरवी के दौरान अखबारों ने जमकर कम्युनिस्ट नज़रिए हयात पर लगातार मजमून लिखे। ये खबर सारे हिंदुस्तान में फैल गई कि कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी है। मजदूर तहरीक को मुनज़्ज़म करने में इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया। कॉमरेड मुजफ्फर अहमद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड मुजफ्फर अहमद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठिए बैठिए। आपका जल्दी जेल से रिहा होना पार्टी वर्कर्स में दोबारा जोश भर दिया है, और आपकी तबीयत खराब होने की वजह से सब दुखी हैं। सब चाहते हैं कि आपका इलाज होने तक आप आराम फरमाएं, और तब तक बाकी साथी मिलकर काम संभालते रहेंगे। कॉमरेड, आप सबके प्यार के लिए शुक्रिया। ये वक्त हम सब के लिए बड़े इम्तिहान का वक्त है। अब सिर्फ कलकत्ता या बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोग हमारी सोच से वाकिफ हैं। उन्हें मालूम हो गया है कि हम कोई गैर मुल्की तहरीक नहीं बल्कि उनके अपने लोग हैं जो अपने हक और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ये सही वक्त जब हम अपनी पार्टी की सोच और उसके एजेंडे को लोगों के सामने लाकर उन्हें अपने साथ शामिल कर सकते हैं और इस अंग्रेज सरकार को यहाँ से भगा सकते हैं। ये वक्त आराम करने या अपने बारे में फिक्र करने का नहीं है। पर काका बाबू, आपकी तबीयत ठीक होने तब तबीयत का क्या है कामरेड, तबीयत तो बिगड़ती और ठीक होती रहती है। अभी तो हमें सिर्फ अपने मुल्क की तबीयत को दुरुस्त करना है। अपने मुल्क के आगे हम बहुत छोटे हैं। पर काका बाबू, करना क्या है? सबसे पहले हमें मजदूर साथियों को इकट्ठा करना है, उन्हें मुनाजिम करना है। ये जरूरी है कि ये जो मौजूदा ट्रेड यूनियन है हम उन्हें अपनी सोच के बारे में बताएं, उनके साथ मिलकर काम करें, कॉलेज के नौजवानों को अपने साथ जोड़ें, वहाँ पढ़ाने वाले प्रोफेसर हों या दूसरे दानिशवर, सबसे मिला जाए और अपने ख्यालात के बारे में उन्हें बताया जाए। तो आइए हम सब आज से ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेकर नए जोश के साथ काम की शुरुआत करते हैं। तो क्या ख्याल है, अगले 3 महीने के काम का मंसूबा बनाकर काम शुरू किया जाए? सन 1925 में मुजफ्फर अहमद कलकत्ता और आसपास के इलाकों में मजदूरों और मजदूर तंजीमों के साथ काम करने लगे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हर तरह से मुहिम तेज कर दी ताकि लोग हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ सके और आवाज उठा सके। सन 1929 में एक बार फिर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मेरठ साजिश केस के तहत उन पर मुल्क के खिलाफ साजिश का मुकदमा चलाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डांगे, जोगलेकर वगैरह को 12 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट में पेशी के दौरान उन सबको बोल्शेविकी कहा जाता था। उस दौर में उनको मेरठ जो कॉन्स्पिरेसी केस था जिससे उनको पूरे मुल्क के लोग उनके नाम जानते जाते हैं कि अंग्रेज उसी वक्त समझे थे कि ये बहुत खतरनाक साबित होंगे और इसलिए मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में उनको फंसाया गया, उलझाया गया। उस वक्त ऐसे कॉन्स्पिरेसी केस हुआ करते थे जैसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वगैरह, लेकिन उन लोग उस वक्त वो लोग फैसला लिए, खास करके जो कम्युनिस्ट जो हिस्सा थे कि हमें वो जो ब्रिटिश की जो अदालत है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसा ही वो किए और ख़ुद वो अपने मामले का पैरवी किए और वहीं पे वो क्या चाहते हैं, क्यों आज़ादी चाहते हैं, क्यों इस गुलामी से निजात चाहते हैं, क्यों मेहनत कश लोगों की राहत चाहते हैं और सिर्फ अंग्रेज़ जाने से नहीं होगा, किस तरह से यहाँ के लोग आज़ादी के बाद कौन सी ज़िंदगी जिएंगे जिसमें समानता हो और एक निज़ाम ऐसा बने जहाँ के दबे कुचले लोग वो अपने जीत हासिल कर पाए। 1933 में बीमारी की वजह से अपील के तहत उनकी सजा 3 साल कर दी गई। इस पेशी के दौरान अवाम तक इनकलाबियों के ख्यालात तो पहुंचे ही, साथ में अब लोग मुल्क के कोने कोने से उनके साथ जुड़ने लगे।
सरकार जिस इश्तराकियत को दबाने के लिए ये केस चला रही थी, वही केस इश्तराकियत को अवाम तक पहुंचा रहा था। सन 1936 में मुजफ्फर अहमद को रिहा कर दिया गया। उनके काफी साथियों को उनसे पहले रिहा कर दिया गया था। मुजफ्फर अहमद को साजिश का सरगना बनाकर पेश किया गया था और इसीलिए उन्होंने सबसे लंबा अरसा जेल में काटा। इस बार जेल से बाहर आने के बाद वो दुगने जोश के साथ तंजीम के लिए काम करने लगे। उनकी 2 साल की अनथक मेहनत का ही नतीजा था कि सन 1947 से पहले के बंगाल के हर जिले में कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद थी और हजारों लोग पार्टी के मेंबर बन चुके थे। काका बाबू, काका बाबू, काका बाबू, वो पुलिस आई है और आपके बारे में पूछ रही है। आने दो, इतना क्यों डरते हो? मुजफ्फर अहमद साहब, आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। हमने तो सुना था कि मुल्क आजाद हो गया। अब हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमें गिरफ्तार करने चले आए? देखिए साहब, कम्युनिस्ट पार्टी को तो बैन कर दिया गया है और आप ठहरे गैर मुल्की एजेंट। अब हम लोगों को अंग्रेजों की जगह रशियन का गुलाम तो नहीं बनना है। कोई मुकदमा भी चलेगा या फिर हमें कुछ बोलने भी नहीं दिया जाएगा? लेके चलो इनको। पच्चीस मार्च 1948 मुल्क आजाद हो चुका था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी बैन कर दी गई। कम्युनिस्ट नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कॉमरेड मुजफ्फर अहमद को एक बार फिर 3 साल के लिए जेल में जिंदगी गुजारनी पड़ी। 1951 में वो रिहा हुए और फिर कम्युनिस्ट पार्टी के कामों में जुट गए। कॉमरेड मुजफ्फर अहमद जेल से बाहर आए तो थके नहीं थे। उन्होंने लगातार जद्दोजहद जारी रखी, एक इश्तराकी निज़ाम कायम करने की। जेल से बाहर आकर उन्होंने कई अहम फैसले लिए जो कारगर भी साबित हुए। पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर एक इश्तराकी निज़ाम कायम करने की जद्दोजहद लगातार उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आज़ादी के बाद उन्हें यकीन हो चुका था कि किसानों मजदूरों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, अगर उसके खिलाफ खड़ा न हुआ गया तो यह जुल्म बढ़ता जाएगा। इसे रोकने की ज़रूरत पर उन्होंने लगातार जोर दिया। बंगाल में ज़मींदारी निज़ाम के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही थी, उनमें कॉमरेड मुजफ्फर अहमद की आवाज़ सबसे बुलंद आवाज़ थी और इसीलिए 1962 में एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पढ़ाई जेल में जारी रहती थी, वो जारी रही और यहाँ भी वो खामोश नहीं बैठे। कैदियों को मुनज़्ज़म किया और हर उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जिसके वो खिलाफ थे। जब मुजफ्फर अहमद जेल में थे तो अंग्रेजों के वक्त में भी और आजाद हिंदुस्तान में भी उनके साथ सरकार का रवैया जालिमाना ही था। जिस तरह उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में जेल में हड़तालें करनी पड़ी, उसी तरह आजादी के बाद भी करनी पड़ी। सन 1962 में हुई जेल की हड़ताल में उन्होंने सब कैदियों के लिए साफ कपड़े और अच्छे खाने की मांग उठाई। उसके अलावा उनकी मांग थी कि उन्हीं की तरह के कैदियों को सियासी कैदियों का दर्जा दिया जाए। इंतजामिया ने आखिरकार उनकी सारी मांगें मान ली, पर कुछ दिन तक चली भूख हड़ताल की वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी। 2 साल की जेल के बाद उन्हें 1964 में रिहा कर दिया गया। वापस आते ही वो फिर तहरीक से जुड़ गए और उन्होंने जमींदारी निजाम और कम मजदूरी जैसे बुनियादी मसाइल के बारे में अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। मुजफ्फर अहमद ताउम्र नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहे, वो फिर चाहे अंग्रेजी सरकार हो या देसी सरकार। मेहनतकश अवाम की एक मजबूत आवाज बनकर
उन्होंने न सिर्फ उनके हुकूक की आवाज उठाई, बल्कि वो उम्र भर ये कोशिश करते रहे कि आम इंसानों को, मेहनत करने वालों को, किसानों को, मजदूरों को सियासी निजाम में शिरकत के मौके मिले, ताकि उनकी आवाज वहां तक पहुंचे जहां उनकी जिंदगियों पर असरअंदाज होने वाले फैसले लिए जाते हैं और उनकी जिंदगी की मुश्किलों का हल उन्हीं के तरीकों से ढूंढा जा सके। मुजफ्फर अहमद मजहब और जात से ऊपर इंसानी अक़दार के मुहाफिज थे। आजादी से पहले लिखे गए अपने बहुत से मज़ामीन काका बाबू ने हिंदुस्तानियों की यकजहती पर जोर देते हुए हिंदू मुस्लिम फिसादात के नुकसानात का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि साम्राज्यत और सरमायादारी से ज्यादा खतरा हमें उन लोगों की जहनियत से है जो लोगों को मजहब के नाम पर बांटते हैं। 18 दिसंबर 1973 को आजादी का ये परस्तार हमसे जुदा हो गया। मुजफ्फर अहमद ने ताउम्र अपने मुल्क के लोगों के लिए और दुनिया भर के तमाम इंसानों के लिए असली आजादी का ख्वाब देखा और उसे सच करने के लिए सारी जिंदगी कोशिश करते रहे, लड़ते रहे। मुजफ्फर अहमद हमारे दरमियान आज नहीं है, मगर उनका ख्वाब आज भी जिंदा है और उसे पूरा करने की ख्वाहिश भी। Comrade Muzaffar Ahmad came from very humble circumstances. कॉमरेड मुजफ्फर अहमद का ताल्लुक कमर तोड़ मेहनत करने वाले किसानों के गरीब खानदान से था। जहां वो पैदा हुए वो इलाका बांग्लादेश कहलाता है। उन्होंने खुद ही पढ़ा और जल्दी यह समझ लिया कि आज़ादी का मतलब होगा एक बेहतर मयार जिंदगी के साथ साथ तालीम हासिल करने और तरक्की के बेहतर मौके। और इसलिए उनकी नज़र में आज़ादी की जद्दोजहद को कभी भी बराबरी और मसावत के हक में लड़ी जाने वाली आवाम की लड़ाई से अलग करके नहीं देखा जा सकता था। He could sense that freedom would mean freedom for these toiling people to attain a decent standard of living, an opportunity to get literate, an opportunity to advance in life, etc., etc. And therefore, for him, the content of freedom could never be dissociated with the contempt, from the context of the people's struggle for liberation against liberation from the inequities from which the ordinary people are suffering.